बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबको पता है कि उसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन आते हैं और हमारा जो ग्रामर और पैराग्राफ वाला पार्ट है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग अपनी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिकली जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, पेडागोजिकल कोर्स है, हम वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो आपका आधा सिलेबस हो जाएगा। पैराग्राफ्स मैं आपको इस तरीके से समझा नहीं सकती हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो उस पर आपके लिए जरूर बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। आज की क्लास जो है बेसिकली वो टॉपिक 5 से डील करती है। टॉपिक 5 का नाम है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है कि जिस क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं। सपोजिंगली आप एक ऐसी क्लासरूम में जाते हैं जहां कोई हरियाणा से है, तो कोई पंजाब से, कोई कलकत्ता से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है। सब बच्चों की जो मदर टंग है, बेसिकली जो नेटिव लैंग्वेज है, वो अलग अलग है। घर में बोले जाने वाली भाषा अलग अलग है और हम उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब वो लैंग्वेज पढ़ाना एक डाइवर्स क्लासरूम में अपने आप में एक चैलेंज की तरह है। तो वो हम कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बेसिकली हम उसी बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज की पहले हम बात कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या है, क्या क्या कहती है? तो कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड पीपल यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी कि इंडिया में भाषाएं बहुत तरह की बोली जाती हैं और लोग अलग अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। Even NCF 2005, which is a very important document whenever you are going to give a टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, सो एनसीएफ जो है वो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ, एनसीएफ से हर पार्ट में, मैथ्स हो, साइंस हो, ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, हर एक पार्ट में एनसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप एनसीएफ कर लेंगे तो आपका काफी सारा जो हिस्सा है वो कवर हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 भी बोलता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स एंड कंस्टिट्यूटिव ऑफ चाइल्ड्स आइडेंटिटी। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक रिसोर्स है और बेसिकली वो बच्चे की आइडेंटिटी बनाता है, क्योंकि घर में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चे की आइडेंटिटी को डेवलप होने में मदद करती है। इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। सेम बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि एनसीएफ में बोलते हैं कि इंडिया का लिंग्विस्टिक लैंडस्केप का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डाइवर्स लैंग्वेजेस। यानी कि इंडिया में ज्योग्राफिकली बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और एक भाषा के भी कई रूप बोले जाते हैं। हिंदी के बहुत रूप बोले जाते हैं। जो डायलेक्ट है हमारा वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे चेंज होता रहता है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शुड बी यूज्ड एज रिसोर्स रेडिली अवेलेबल। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो क्लासरूम में अवेलेबल है हमारे पास, उसे हमें एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए फॉर आवर क्रिएटिव क्लासरूम। यानी कि अगर मेरे क्लास में बच्चों को बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो मैं उसे एज अ रिसोर्स एक अच्छे पॉइंट की तरह क्लासरूम में यूज कर सकती हूँ। कैसे यूज करूंगी, कैसे नहीं, वो आगे हम बात करेंगे। वो बोलते हैं कि हम उसे यूज कर सकते हैं रिसोर्स रेडिली अवेलेबल। Effective understanding and use of language enables the child to make connection between ideas, peoples and things to relate to the world around him or her। वो बोलते हैं जब बच्चा एक भाषा को अच्छे से समझ लेता है और उसे यूज कर सकता है तो वो आइडियाज के अंदर, लोगों के अंदर और अलग अलग चीजों में ना लिंक बिठा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये समझा रही हूँ, अब जो भी आप मुझे सुन रहे हो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं लिंक बिठा रहे हो अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ। तो सेम बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आसपास की दुनिया से वो लिंक बना पाता है। Every child feels secure and acceptable by the use of multilingualism in classroom। हर बच्चे को एक्सेप्टेड फील होता है, सिक्योर फील होता है जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में यूज करते हैं। तो एक्सेप्टेड इस तरीके से कि उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं, जैसे बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं, तू तो गवार है, तेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बट जब टीचर मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज करती है क्लासरूम में एज अ रिसोर्स, तो बच्चे को लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस क्लासरूम के लिए और उसे बहुत सिक्योरिटी फील होती है। तो ये हमने लैंग्वेज की, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बता दी हैं। अब धीरे धीरे हम डाइवर्स क्लासरूम की तरफ मूव करेंगे।
वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखिए, मैं आपको आराम से अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझाऊंगी। अब बात करेंगे मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडियन क्लासरूम। हम यहाँ पे सिर्फ इंडियन क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री की क्लासरूम्स, स्कूल्स डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। इवन इंडिया में ही अगर आप किसी और जगह चले जाओ, दिल्ली के अलावा या दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं। लेकिन ये बेसिकली आप कह सकते हो ओवरव्यू है एक तरीके से, जो ज्यादातर स्कूल्स जो है फेस करते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारा आता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, यानी कि क्लासरूम में बहुत ज्यादा बच्चे होना। जो हमारा RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, वो कहता है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए, ताकि वो हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान दे सके और बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन रियलिटी में हम सब जानते हैं कि क्लासरूम्स के अंदर 50-50 बच्चे भी भरे होते हैं और किसी किसी क्लासरूम में तो इट गोज अप टू 60। तो जब ऐसा होता है तो टीचर के लिए, जब इतने सारे बच्चे हो जाएंगे तो उसके लिए भी पढ़ाना और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसको वो एज अ रिसोर्स यूज कर सकती है, बट उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो एक तरीके से ओवर क्राउडेड क्लासरूम को हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्कूल एनवायरनमेंट में यहाँ पे बात होती है कि स्कूल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो हमेशा इंग्लिश यूज कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज उनके चारों तरफ हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, so that the children can see the language around them and can use new words by looking at them in their conversations। ठीक है, वो अपनी जब आपस में बातचीत करने लगेंगे, उनकी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, तो उनके लिए लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आना और भी इजी हो जाएगा। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो the private schools or even the government schools now provide good study material to the teachers to teach, but in case of rural areas the study materials are not available. They sometimes don't even have the course books। तो कई बार ऐसा होता है उनके पास कोर्स बुक्स भी नहीं होती, तो उसके अलावा मटेरियल की बात तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम पे टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है, तो बच्चे को अपनी तरफ से कितना पढ़ा सकती है। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स में क्या होता है, कुछ बच्चे बिल्कुल इस तरीके से पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थिंग। अब जब एक बच्चा ऐसे फिंगर रख के किसी वर्ड पे पढ़ता है तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो खराब होता है। सेकेंडली, वो सिर्फ उस वर्ड को पढ़ रहा है, ही इज नॉट कॉम्प्रीहेंसिंग द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ और द वर्ड। सेकेंड थिंग, बहुत से बच्चे क्लासरूम में बहुत स्लो पढ़ते हैं। जैसे कि सपोजिंगली मैं ओवर क्राउडेड क्लासरूम को पढ़ूंगी तो मैं ऐसे पढ़ूंगी, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, तो वो जो ऑडिबलनेस है वो टीचर तक नहीं आती है, और ये टीचर के लिए बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि बच्चों की इन रीडिंग हैबिट्स को चेंज करना, क्योंकि ये सालों साल से चली आ रही है। समटाइम्स लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। इंग्लिश वोकैबुलरी कंटेन्स वेरियस होमोफोन्स, वर्ब्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द प्रोनाउंसिएशंस बच्चों को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए होमोफोन्स में डिफरेंसेस समझना बहुत मुश्किल होता है। तो टीचर के लिए वो एक और बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बच्चों के लिए प्रोनाउंसिएशन सही करवाएं, उन्हें होमोफोन्स में मीनिंग समझाएं। होमोफोन्स बेसिकली वो होते हैं ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग होती हैं, जैसे सन और सन मतलब बेटा, सन मतलब सूरज। तो उस तरीके के वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं, और टीचर के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज एक तरीके से क्लास में क्रिएट हो जाता है जब बच्चे किसी भी चीज की प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं या वो लैंग्वेज को ठीक से नहीं यूज कर पाते हैं, तो टीचर को वो हैंडल करना एक बहुत डिफिकल्ट रहता है। एग्जाम ओरिएंटेड हमारी इंग्लिश लर्निंग जो स्कूल में होती है, बेसिकली इट्स फोकस्ड ऑन एग्जामिनेशन। द सिलेबस इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट इट फोकस्ड ऑन द एग्जामिनेशन एंड मार्क्स। तो जो हमारी इंग्लिश लर्निंग है या लैंग्वेज लर्निंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। एग्जाम्स हो, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम्स ना हो, एग्जाम्स हो, बट जो लर्निंग है बच्चे की, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है,
उस तरीके से भी हो। बच्चा सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि मुझे एक पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, बल्कि इसलिए पढ़े कि वो उसको सीखना चाहता है। तो ये भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है बच्चों को ये समझाना कि वो किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना करें कि उन्हें एग्जाम देना है, बल्कि इसलिए करें कि वो उसे सीख सके। लास्ट आता है हमारा लर्नर्स एबिलिटी। लर्नर्स एबिलिटी यानी कि बच्चे की एबिलिटी। जब एक बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की क्षमता बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है क्लासरूम को। अगर एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी थोड़ी स्लो है दूसरे बच्चे के मुकाबले, तो वो भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सारे बच्चों को इंडिविजुअली जब ध्यान देती है तो हर बच्चे के हिसाब से उसके लिए प्लान करना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। और बच्चे की खुद की एबिलिटीज भी इस चीज में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये मैंने आपको 7 चैलेंजेस बता दिए जो हमारे क्लासरूम में होते हैं। अगर आपको लगता है आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। अब हम सजेशंस की बात कर लेते हैं। सजेशंस फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि डाइवर्स क्लासरूम में आप इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे, उसके लिए कुछ सजेशंस भी हमें मिलते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं अप्रिशिएटिंग इंडिविजुअलिटी, यानी कि सबसे पहले तो हर बच्चा जो है, हर इंडिविजुअल जो है, उसके अपने वैल्यूज हैं, कल्चर है, ट्रेड्स हैं, इंडिविजुअल कुछ अलग अलग फीचर्स हैं हर इंसान में। तो वो बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है, हर बच्चा जो अलग है एक दूसरे से, उसे हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम उसे अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मैम मुझे अप्रिशिएट कर रही है तो क्यों ना मैं और अच्छा परफॉर्म करूं। सेकेंड, इरेडिकेटिंग सोशो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सोशो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं क्लासरूम में, वो टीचर को खत्म करनी चाहिए। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए, उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल्स देने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, जिससे कि उनकी जो थिंकिंग है साइकोलॉजी में जो बैठी हुई है थ्रू सोसाइटी, वो चेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से क्लासरूम में बच्चा आ रहा है और सब लोग ये सोचते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, उनसे हम बोर्ड पे लैंग्वेज में नहीं लिखवाएंगे क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है, वो अच्छा, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उसे लैंग्वेज अच्छी नहीं आती। तो वो टीचर को खत्म करना चाहिए जब वो उस बच्चे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि चलो बेटा आप आज बोर्ड पे कुछ लिखो, या आपकी बारी है कोई एक्टिविटी के थ्रू आप बोर्ड पे कुछ लिखो, तो बच्चा जो है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। सेकेंडली, जो बाकी बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उनकी भी वो थिंकिंग जो है चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, वो कहता है मोर इंटरेक्शन सेशंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन सेशंस जो है वो ज्यादा होने चाहिए, यानी कि टीचर को स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। जब वो बात करेंगे तो वो जो आइस होती है बीच में, आइस से मेरा मतलब है कि वो जो बच्चा थोड़ा हेजिटेट होता है बात करने में या सिर्फ काम की बात करता है, वो ब्रेक हो जाएगी, आइस ब्रेकिंग सेशन हो जाएगा। उसके बाद बच्चा जो है ज्यादा कॉन्वर्सेशंस करेगा टीचर के साथ, और जब वो ज्यादा कॉन्वर्सेशंस करेगा तो साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी। टीचर शुड ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश विद द लर्नर। ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है। जब इंटरेक्शन सेशंस बढ़ते हैं, टीचर लर्नर से जब भी बात करेगी तो शी शुड टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश उसे पढ़ा रही है। जब बच्चे के साथ वो इंग्लिश में बात करती है तो बच्चा ऑब्वियसली द चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट बैक और रिएक्ट बैक इन इंग्लिश। जब बच्चा ज्यादा इंग्लिश में बात करेगा तो उसकी जो स्पोकन इंग्लिश में एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। लर्निंग स्टाइल्स एंड कल्चरल assumptions ऑफ द टीचर अफेक्ट्स टीचिंग। जो टीचर के, यानी कि सपोजिंगली अगर मैं एक क्लासरूम में जा रही हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ी हूँ और मेरे जो assumptions हैं, मैंने जो स्टीरियोटाइप्स अपने दिमाग में बिठाए हैं, वो भी मेरी टीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई स्लो लर्नर है तो वो बच्चा नालायक है और मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, नालायक बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, तो वो मेरा स्टीरियोटाइप है और मेरा स्टीरियोटाइप मेरी टीचिंग को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जिस बच्चे को नीड है मैं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगी और सिर्फ उसी बच्चे पे ध्यान दूंगी जो अच्छा क्लासरूम में कर रहा है। जबकि एक टीचर का काम होता है कि वो सारे बच्चों के ऊपर ध्यान दे
चाहे कोई किसी चीज में हल्का सा वीक है, उसे हेल्प की नीड है, तो टीचर का काम है कि वो उसको हेल्प करे। 6th कहता है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचर जो है उसे हमेशा सिर्फ एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, अलग अलग तरीके यूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि कभी मैं लैंग्वेज में आपको बोर्ड पे पढ़ाऊं, कभी मैं स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग वाले वे में आपको सुनाऊं, कभी हम उस स्टोरी पे प्ले कर सकते हैं, कभी हम प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, कभी हम बाहर गार्डन में जाके पढ़ सकते हैं। तो वो जो है अलग अलग टीचिंग मेथड्स जब टीचर यूज करती है तो बच्चों का जो है वो क्लास में इंटरेस्ट एकदम डेवलप रहता है, बना रहता है, वो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, उस क्लासरूम में आने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। एरर्स मेड बाय लर्नर्स इन इंग्लिश, यानी कि एरर्स जो बच्चे करते हैं या सीखने वाले लोग करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि लर्नर्स प्रोड्यूस द लैंग्वेज दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो जो लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, जब हम एक लर्नर इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है तो वो कभी भी सेम नहीं होती नेटिव स्पीकर्स की तरह। नेटिव स्पीकर्स यानी कि ब्रिटिशर्स, जिनकी वो मदर टंग है बेसिकली, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, तो वो कुछ डिफर करती है। जैसे अगर कोई बाहर वाला हिंदी सीखेगा तो उनकी हिंदी और हमारी हिंदी डिफर करेगी, तो उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो जो प्रोनाउंसिएशंस है लर्नर गलत बोलता है, कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं जो सही नहीं होते, आपके भी, मेरे भी और बच्चे के भी। तो वो बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशंस जब गलत होते हैं तो बच्चे उस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में भी या उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज जो होती है, स्पोकन लैंग्वेज जो होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। सेकेंड वो कहते हैं टीचर कैन यूज एरर करेक्शन, टीचर जो है वो एरर करेक्शन यूज कर सकती है। एरर करेक्शन मीन्स इफ अ चाइल्ड इज सेइंग, if a child is saying for example बॉटल को अगर एक बच्चा बोतल बोल रहा है क्लासरूम में, बोतल ठीक बोल रहा है, वो बोतल हम उसे हिंदी में बोलते हैं, बट अगर मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ और बच्चा बॉटल की जगह बोतल बोल रहा है तो मैं उसे इनडायरेक्टली करेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ बेटा बॉटल भर लाओ। इंस्टेड मेरे को ये नहीं करना चाहिए कि क्या बोल रहे हो, बोतल नहीं होता है, बॉटल होता है। अगर एक टीचर इस तरीके से बच्चे की एरर्स को करेक्ट करती है तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटेरियोरेट होता है, खत्म हो जाता है, और बच्चा उन शब्दों को यूज करने में डरने लगता है। उसे लगता है मैं गलत बोलूंगा तो मेरी डांट पड़ेगी। साथ साथ वो क्लास में भी इंटरेक्ट करना कम कर देगा और टीचर के सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा। तो एरर करेक्शन इस तरीके से एक टीचर को करना है कि बच्चे को पता भी ना लगे और उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाए। थर्ड वो बोलते हैं ग्रामेटिकल एंड वोकैबुलरी सिलेक्शन एंड लैंग्वेज सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। बच्चे जो है ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं बहुत बार, जो लर्नर्स हैं बहुत ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, साथ साथ समटाइम्स दे कांट सिलेक्ट द वोकैबुलरी और द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। यानी कि अगर सपोजिंगली मैं एक इनफॉर्मल लेटर लिख रही हूँ तो उसमें मैं कैसे बात करूंगी और एक फॉर्मल लेटर में मैं कैसे बात करूंगी, ये कंटेक्स्ट बच्चे को समझ नहीं आता और वो सही तरीके के शब्द नहीं चुन पाता उन जगहों पे फिक्स करने के लिए। तो जो वोकैबुलरी है या जो वर्ड सिलेक्शन है वो बच्चे बहुत गलत करते हैं। फोर्थ हमारा है टीचर्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब एक टीचर क्लासरूम में जाके गलत प्रोनाउंसिएशन करती है तो वो एक बच्चे को जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर टीचर ही गलत बोलेगी तो बच्चा उसको जब इमिटेट करेगा या उस वर्ड को जब यूज करेगा अपने टीचर की तरह, तो वो भी उसे गलत ही प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी, गलत ही वो उसको प्रोनाउंस करेगा। तो वो चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास लिपस्टिक है, तो जो बच्चा है जो मुझे सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो लिपस्टिक वर्ड आप भी आगे जाके यूज करेंगे एज अ लर्नर। तो लिपस्टिक जो वर्ड मैंने बोला वो गलत बोला, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लासरूम में यूज करनी है लिपस्टिक, ताकि बच्चा भी आगे जाके उस शब्द को गलत इमिटेट ना करे। तो ये कुछ एरर्स मैंने आपको बता दिए जो बच्चे करते हैं। अगर इन एरर्स में आपको लगता है कोई और चीज ऐड हो सकती है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता लगे और उससे हेल्प मिले। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है वेरियस डिसऑर्डर्स
इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, बीमारियां नहीं है, ये बेसिकली कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे नहीं कर पाते और उनके लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहला हमारा आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया बेसिकली एक रीडिंग डिसऑर्डर है। बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने में लैंग्वेज को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे वर्ड्स समझ नहीं आते हैं, वो उनका मीनिंग नहीं निकाल पाता और प्रोनाउंसिएशंस भी उसकी क्लियर नहीं हो पाती जब वो उसको रीड करता है किसी भी चीज को उठा के। तो डिसलेक्सिया बेसिकली एक रीडिंग डिफिकल्टी है। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया एक राइटिंग डिसेबिलिटी है। बच्चा नहीं लिख पाता, वो बी को डी लिखेगा, सपोजिंगली उसे बी लिखना है, वो डी लिखेगा, एम लिखना है, डब्ल्यू लिखेगा। तो ये एक राइटिंग डिसेबिलिटी है। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ देख सकता है बोर्ड पे लेकिन उसको नहीं लिख पाता, उसको डिसग्राफिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो जो बीमारियां हैं, आई एम सॉरी टू से, बट ये जो दो डिसऑर्डर्स हैं ये पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको फोकस करना है कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा डिसकैलक्यूलिया जो होता है ये रीडिंग बेसिकली लर्निंग डिफिकल्टी इन मैथ्स होता है, यानी कि बच्चे को मैथ्स जो है उसको समझने में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और ये लैंग्वेज को भी इफेक्ट करता है। जब बच्चा वहां लैंग्वेज नहीं समझ पाता तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। ये भी पूछा गया है कि डिसकैलक्यूलिया कौन सी लर्निंग को हमारी इफेक्ट करता है, तो ये हमारी मैथ्स की लर्निंग को इफेक्ट करता है। थर्ड हमारा आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है कि बच्चे की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती। सपोजिंगली एक बच्चा इस पेपर को अगर ऐसे कट करने लगे या मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने इस पे लाइन ड्रॉ करके दी है और मुझे इसे कट करना हो तो वो बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा अपने मूवमेंट को, उसका हाथ कहीं का कहीं काट देगा। तो जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है या मूवमेंट्स हैं जो बॉडी की, वो कंट्रोल बच्चा नहीं कर पाता। फोर्थ हमारा है एस्फेजिया या डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या एस्फेजिया में क्या होता है, बच्चे को जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लेकिन स्पेशली स्पोकन लैंग्वेज यानी कि बोली जाने वाली भाषा समझ नहीं आती है और वो उसे बोल भी नहीं पाता है। यानी कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा और ना ही स्पोकन लैंग्वेज में वो इतना अच्छा कर पाएगा। फिफ्थ हमारा है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। विजुअल से आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जिस बच्चे को देखने में और समझने में, विजुअली चीजों को प्रोसेस करने में अपने दिमाग में प्रॉब्लम होती है, वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ऑडिटरी यानी कि जो चीजें हम ऑडियो के थ्रू सुनते हैं, यानी कि सुनने वाले डिसऑर्डर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो उन्हें सुन के उनके लिए वो चीजें समझना बहुत मुश्किल होता है, वो हमारे ऑडिटरी लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। वो सुन लेते हैं लेकिन दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। सेवंथ हमारा है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर बच्चा जो है वो किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता, उसका दिमाग एक साथ बहुत सारी जगह पे चलता रहता है। तो ये ADHD जो है ये बच्चों को बेसिकली अटेंशन जो उनका अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। फिर हमारा आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है वो बेसिकली बहुत चीजों को इफेक्ट करता है। बच्चा आई कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाता, रीड नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता और बेसिक लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो भी वो नहीं सीख पाता। अगर वो बच्चा कहीं खड़ा है, ताली बजा रहा है तो वो ताली बजाता चला जाएगा, उसे याद नहीं रहेगा। तो ये जो हमारे बेसिक डिसऑर्डर्स हैं मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। कौन सा डिसऑर्डर किस बारे में बात करता है, पेपर में क्या क्या पूछा जा चुका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोशिश करिएगा ये डिसऑर्डर्स आप एक बार अच्छे से समझ ले और याद कर ले, क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आज हमने टॉपिक 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 6 पे मूव ऑन करेंगे, जब भी हम लोग इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन करेंगे तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। थैंक यू।